दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार स्टेट सोशियोलॉजी का पेपर जो कि पूछा गया था 13/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। सोशियोलॉजी सीधा कहने से पता चलता है कि ये पेपर 2 का सवाल है जिसका जवाब के साथ आंसर की रिलीज़ किया है बिहार बोर्ड ने। और वैसे आप लोग अपने आंसर से इसको मिला भी सकते हो और आंसर साथ ही साथ दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या सवाल पूछे गए थे और इसके जवाब क्या क्या है, फिर आप लोगों ने क्या उत्तर दिया था परीक्षा में वो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट किसी भी विद्यार्थी का डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी के पेपर में क्या पूछा गया था 13/9/2023 को। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हो कि वह प्रणाली जिसके तहत लड़के एवं लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, क्या कहलाती है? तो इसका जवाब है परिवीक्षाधीन विवाह। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दूसरा सवाल है कि राइट मिल्स कहाँ के समाजशास्त्री थे? तो वो अमेरिका के समाजशास्त्री थे। तीसरा सवाल, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मुजफ्फर शरीफ। और अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि फोकवेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जवाब है शमनर ने लिखा है ये पुस्तक। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सिद्धांत परिवेश के व्यक्तिगत परेशानियां और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है? तो इसका सही जवाब होगा समाजशास्त्रीय कल्पना। अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है, जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्राथमिक। अगला सवाल है कि कौन मूल्यांकन को इंगित करता है? तो यहाँ पर राम को 200 में से 45 अंक मिले, ये मूल्यांकन है। मोहन को भी अंग्रेजी में 38% अंक मिले हैं, तो ये भी मूल्यांकन किया गया है। और श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई है, ये भी आपका जो है मूल्यांकन का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा था? तो समाजशास्त्र शब्द के गढ़ने वाले थे ऑगस्टे कॉम्टे। अगला सवाल की बात करते हैं तो ऑगस्टे कॉम्टे द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका सकारात्मक दर्शन। हम सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि बहुत वक्त लग जाएगा इसमें, और आप लोगों ने जो उत्तर दिया है वो आप लोगों के सामने, इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल ही जाएगा। और चलिए हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डील करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित विचारक में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पेरेटो, स्पेंगलर और मार्क्स। यहाँ पर आप लोग जो है ये वाला ऑप्शन देख सकते हो। माइक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है बड़े समूह में इसको माइक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर अगर मैं अगले सवाल की बात करूँ तो ऑगस्टे कॉम्टे के अनुसार कौन सा 3 चरणों का नियम का हिस्सा नहीं है? तो 3 चरणों के नियम का हिस्सा काया पलट चरण नहीं है। धर्मशास्त्रीय अवस्था को क्या कहा जाता है? और तो धर्मशास्त्रीय अवस्था को हम लोग काल्पनिक अवस्था भी कहते हैं। और यहाँ पर जो भी आंसर है वो बिहार बोर्ड की तरफ से दिया गया है, यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगले सवाल की अगर मैं बात करूँ तो अगला सवाल है कि ऑगस्टे कॉम्टे का सकारात्मकवाद किस पर आधारित है? तो ये वास्तविक घटना पर आधारित है। सामाजिक संरचना क्या है? तो परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, यानी कि इसका जो जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना की विशेषता कौन सा नहीं है? तो यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है, ये विशेषता नहीं है। बाकी सारे जो है सामाजिक संरचना की विशेषता है, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। अगला सवाल है, संरचनात्मक कार्यात्मक क्या है? कार्यात्मकता, तो इसका जवाब है सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है, जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करता है। तो यही है संरचनात्मक कार्यात्मकता। अगला सवाल है, समाजशास्त्री समूह शब्द का वर्णन इस प्रकार करते हैं? तो समूह शब्द का वर्णन करते हैं लोगों के संग्रह के रूप में। यहाँ पर आप लोग अपना आंसर मिला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो अहिंसक अपराधी में शामिल होता है संपत्ति की चोरी। संपत्ति की चोरी जो है वो हिंसक अपराधों में शामिल नहीं है, ये अहिंसक अपराधी है। वहीं पे अगर बात करें 20 की तो सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य क्या बनाए रखना है?
तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य, जो कि यहाँ पर आंसर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर परिक्षेप अर्थात किसी चीज़ को समझने का तरीका, अगर किसी चीज़ को समझने के तरीका की बात करें तो उसे हम लोग परिक्षेप कहते हैं। यह निर्णय लेने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाएगा, तो ये अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है, तो वो है धारा 338 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसमें से कौन है जो नौकरी की महत्ता तय करता है, तो नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की डिग्री इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, डेविड और मूर के किस पेपर में स्तरीकरण का कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है, तो वो है स्तरीकरण का सिद्धांत। सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव के बारे में डेविस और मूर का आग्रह क्या है, तो इसका सही जवाब है सामाजिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक क्या है, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये जो है वो सामाजिक न्याय के मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो सामाजिक न्याय के उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है, तो ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सभी को जो है समाधान करना है सामाजिक न्याय के उद्देश्य। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जाति व्यवस्था किस पर आधारित है, तो जाति व्यवस्था जो है वो धर्म पर आधारित है। डैश एक महिला का उच्च वर्ण या श्रेणी जाति के पुरुष के साथ विवाह है, तो हाइपरगैमी जो है एक महिला का उच्च वर्ग या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह है, यानी कि इसे हम लोग हाइपरगैमी कहते हैं। अगर एक महिला का वर्ग ऊंचा है या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसे हम लोग हाइपरगैमी कहते हैं। अगला सवाल है कि जाति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगालियों से हुई है। जाति ए किस समूह में है, तो जाति ए का समूह है अंतर्विवाही। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे जाति शब्द किसी संस्कृत शब्द से बना है, तो वो कौन से संस्कृत शब्द से बना है, तो जना आपका जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि यदि रिश्वतखोरी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजियों के जीवन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करना है तो रिश्तेदारी का उपयोग किसको कहा जाता है, तो रिश्तेदारी का उपयोग किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एवंकुलेट यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, मुस्लिम विवाह में ए पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, यह क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग खुल्ला कहते हैं। ये मुस्लिम विवाह की बात हो रही है। अब हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ पे तलाक आंसर दे दिया होगा, लेकिन इसका सही जवाब यहाँ पर बिहार बोर्ड की तरफ से खुल्ला दिया गया है। किसने परिभाषित किया कि संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे पर पका हुआ खाना खाते हैं, जिनके पास समान संपत्ति होती है और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदारों के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर इसका ये जो कथन है वो कर्वे साहब का था, कर्वे ने ये कथन दिया था। अगला सवाल है कि स्वभाव से रिश्तेदारी है, कुछ मामलों में विशिष्ट जबकि अन्य में नहीं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। जब विवाह के बाद पति अपने पत्नी के निवास स्थान पर रहता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो इस अवस्था को कहते हैं हम लोग पितृस्थानीय निवास परिवार। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक महिला एक से अधिक पतियों से विवाह कर सकती है और उन सभी को अपने साथ रख सकती है, उसे हम लोग बहुपतित्व कहते हैं। वह परिवार जिसमें पति पत्नी, उसकी संतान और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक के साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वैवाहिक परिवार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो नौकरशाही के माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है, तो वो होता है औपचारिक। एक औपचारिक संगठन में नियम जो है लिखित में दिए गए हैं। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 27 फरवरी की। और एनजीओ क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने एनजीओ के बारे में भी पूछ दिया है, दो सवाल एक साथ। एनजीओ क्या है, तो एनजीओ ऐसा संगठन है जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र है और जनता के लाभ के लिए काम करता है। तो ऐसे में जो है आपका उत्तर हो जाएगा ए। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में, क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में किस सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है, यानी कि लोकतंत्र सरकार के
किसी भी अन्य रूप से बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर बिंदु क्या है? तो यहाँ पर ये जो है अंतर बिंदु, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। औपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और नेता समूहों के द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, डैश गरीब वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है क्रॉनिक गरीब वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं गरीबी रेखा से। तो ये चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की विशेषता है? तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की विशेषता जो है वो कर्ज का जाल है, लिंग असमानता, खराब स्वास्थ्य, ये सारे जो है आपके गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की विशेषता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का क्या कारण है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम का विभाजन, निजी संपत्ति की संस्था, वाणिज्यिक संबंधों का नगद गठजोड़, ये सारा जो है वो अलगाव के कारण है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, डिवीजन और लेबर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिवीजन और लेबर पुस्तक के लेखक है एमिल दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण का परिणाम है। आप लोग ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो। आर्थिक विकास का मतलब क्या है? आर्थिक विकास का मतलब होता है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों सुधार होना चाहिए। तो इसका जो है ए बी दोनों आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति विज्ञान के वैचारिक फोकस के रूप में किसको प्रतिस्थापित करना और सरकार को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया? तो यहाँ पर हो जाएगा राज्य, यहाँ पर आप लोग भरेंगे राज्य। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। तो व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख गुण किसने बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बादाम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य विहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है? तो अराजकतावाद जो है वो राज्य विहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो है और लाल फीता शाही जो है वो उत्कृष्ट शासन की विशेषता नहीं है। वही पे 57 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायकवादी सरकारों का उदय मुख्यतः किसका परिणाम था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ की गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है वो संविधान का अनुच्छेद 352 लगाया जाता है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल 59, प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है, ये जो है कथन किसका है? तो प्राधिकरण जो है आदेश देने का अधिकार है और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है, तो ये कथन है हेनरी फेयोल का। वहीं पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो 1982 में स्थापना किया गया था पहला ओपन यूनिवर्सिटी का। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा का तात्पर्य मेरे हिसाब से विकलांग और सामान्य छात्रों को समान शैक्षिक अवसर देना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा आंसर दिया गया है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो ऑप्शन डी दिया गया है। वहीं पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का। तो कौन सा दर्शन मनुष्य सभी चीज़ों का माप है कथन का समर्थन करता है? तो प्रकृतिवाद जो है वो इस बात का समर्थन करता है कि मनुष्य सभी चीज़ों का माप है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, सकारात्मक यथार्थवादी इनमें विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे? तो ये जो है सकारात्मक यथार्थवादी वस्तुनिष्ठ मूल्य में विश्वास रखते हैं। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में क्या शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में जो शामिल है वो है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता, ये सभी जो है इसमें शामिल है। शिक्षा दर्शन एक क्षेत्र है किस चीज़ का? व्यवहारिक दर्शन का। शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र है व्यवहारिक दर्शन। और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो भेदभाव, असमानता और पद अनुक्रम के आधार पर समाज में लोगों का विभाजन क्या है? तो सामाजिक स्तरीकरण है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही।
सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो आप लोगों को पता है कि गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी और आखिरी गुरु जो थे वो गोविंद थे, गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें और अंतिम गुरु थे, जबकि पहला गुरु जो है गुरु नानक थे, जो कि इनके संस्थापक भी थे। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो दुर्खिम के अनुसार अपवित्र का समान संबंध समान जीवन से है, जबकि पवित्र का संबंध किससे है? तो वो अलौकिक से है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली क्या कहलाती है? तो वो धर्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो पवित्र की अवधारणा जो है वो अलौकिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 की बात करते हैं तो धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा है? तो वो है मालिनोवस्की ने इसको जो है धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र श्रेणी में रखा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वहीं पे अगला सवाल जो कि 72 नंबर है, जादू, धर्म और विज्ञान में क्या समानता है? तो अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण। तो जादू, धर्म और विज्ञान जो है वो अज्ञात की तरफ उन्मुखीकरण, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। और यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से भी देख लेंगे कि आप लोगों ने कहाँ पे सही किया है। हालांकि ये चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन इन्होंने रिलीज किया है, तो हो सकता है कि इस मास्टर आंसर की में भी गलती हो, जो कि मुझे लग रहा था, मैंने पहले बताया था आपको। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो क्वेश्चन नंबर 73 यानी 73 देखेंगे, धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है। ये परिभाषा किसने दी थी कि धर्म जो है वो अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है? तो ये आर्गबर्न ने दिया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पर दिया गया है। किसने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? तो ये कहा था ओटावे ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे कि कौन सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारण है? तो शिक्षा जो है वो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर इसका हो जाएगा 76 का, वो हो जाएगा शैक्षिक स्तर में बदलाव, जो कि आपका सही उत्तर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। तो मार्क्स ने सोचा कि केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा जो है सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। तो इसका आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे कि अविकसित देशों में विकसित देशों तक समाज में विशेषज्ञता और विभेदीकरण की बढ़ती प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग आधुनिकीकरण कहते हैं। 79 देखेंगे कि सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो बिहार बोर्ड के अनुसार इसका सही उत्तर है अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सामाजिक भारतीय समाज स्वभावतः क्या है? तो भारतीय समाज जो है वो स्वभावतः बहुलवादी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और ये उत्तर सही भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे कि पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो वो वर्ण थे 4। अब वो चारों वर्ण कौन थे ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोगों का विषय ये है तो। अगला सवाल है 82 देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तनों को संदर्भित कौन करता है? तो ये जो है पश्चिमीकरण, यानी कि हम लोग वैसे भी वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे ऑप्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है पश्चिमीकरण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, आर देसाई। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की। तो जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा जैन धर्म के बारे में, तो पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था और पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 86 देखेंगे, पश्चिमीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर जाति व्यवस्था का कमजोर होना, तलाक की संख्या में वृद्धि, एकल परिवारों का आगमन, ये सभी हमने आप लोगों को ऐसे भी पहले ही बताया, अभी 2-3 पे सवाल पहले। तो धीरे धीरे हम लोग जो है उसी तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं, तो ये सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है? तो ये चीज़ आप देखेंगे। पहला आपका यहाँ पर दिया गया है कथन और दूसरा कथन दिया गया है। अब पहला कथन दिया गया है कि संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में
क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। और दूसरा जो कथन है वो है संविधान के 5वीं अनुसूची में किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो ये जो है केवल एक आपका सही है, दो सही नहीं होगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 यानी कि 88, बिहार में कितनी जनजातियां हैं? तो बिहार में कुल 32 जनजातियां हैं। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन है? तो भील, आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं पे भारत की कितनी जनजातियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 645 यानी 645 जनजातियां भारत में निवास करती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, जिसमें गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। वहीं पे बात करते हैं अगले सवाल की, तो झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? तो झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं और मुंडा जनजाति जो है झारखंड से ही बिलोंग करती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93, व्यक्तियों का वह संग्रह जो एक ही का है, जब प्रजातियां एक क्षेत्र में एक साथ रहती है तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, ये जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। उस शब्द का नाम बताइए। 94 क्वेश्चन देखेंगे। उस शब्द का नाम बताइए जो जनसंख्या के विशेषताओं और मापदंडों के अध्ययन को परिभाषित करता है। तो जनसांख्यिकी, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 95, जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो माल्थस ने लिखा था जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध नामक पुस्तक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत हो जाएगा। ये जो सिद्धांत है जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है तो वो होगा इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। 97 देखेंगे, यूएनपीएफए के अनुसार कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी जाती है? तो 15 से 64 वर्ष माना जाता है। भारत में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.6%। मतलब 10 साल में कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ा भारत का 2001 से 11 के बीच में? तो 17.6%। 99 देखेंगे कि भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो उत्प्रवास जो है इसमें से महत्वपूर्ण कारक नहीं है। और देखिए, अगर जन्म मृत्यु दर कमेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, अगर यहाँ पर उच्च जन्म दर होगा तो भी जनसंख्या बढ़ेगी। उत्प्रवास मतलब दूसरे जगह पे जाके बसने से यहाँ पर जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जनसंख्या में, तो ये यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन 2020 कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं को सार्वभौमिक पहुंच जो है इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये था आप लोगों का सोशियोलॉजी का सवाल। अब आ जाते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग। इसमें से भी 20 सवाल आने थे, तो वो सवाल यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग इसका मिलान कर पाए कि आप लोगों ने सही दिया या गलत जवाब दिया है। तो अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? पालने से कब्र तक, यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वुम्ब टू टोम्ब चलती है, यानी गर्भ से कब्र तक चलती है। तो ये जो है यहाँ पर दिया गया है अधिगम के बारे में। सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया क्या है? तो परियोजना कार्य, यानी कि जो भी आप लोग परियोजना कार्य करते हैं वो जो है सहयोग उसमें हर किसी का होता है और एक ग्रुप में काम करते हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण में शिक्षक क्या है? शिक्षण में शिक्षक क्या है? तो शिक्षक जो है वो स्वतंत्र है, वो किसी पे आश्रित नहीं है। स्टूडेंट तो आश्रित है, स्वतंत्र बच्चे जो हैं वो टीचर या फिर सिलेबस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षक क्या है? तो वो स्वतंत्र है। अगला सवाल 104, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ जो है वो संपूर्ण विकास को अग्रसर करता है। क्वेश्चन नंबर 105, परियोजन ध्येय और गंतव्य का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उद्देश्य, जो कि यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो कहा है किसने? तो ये जो है कैडवेल कुक ने कहा है कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगला सवाल, आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है ह्यूरिस्टिक विधि जो है आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है। 108 नंबर में देखेंगे कि नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए? तो इतिहास पढ़ाने के लिए जो है नाटक या फिर भूमिका निर्वाह अनुकूल होता है। पाठ योजना में उपविषय प्रतिबिंबित होता है उद्देश्य कथन से, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 110 नंबर देखेंगे कि शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने का उपहार था, ये फ्रेबल का है। और उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, 111,
तो कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो गैर प्रासंगिकरण जो है वो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल की बात हो रही है, तो तैरना जो है वो स्थूल गतिक कौशल है, जो कि सूक्ष्म गतिक नहीं है। जैसे लिखना जो है सूक्ष्म गतिक में आता है, लेकिन दौड़ना, भागना, तैरना ये सब जो है वो स्थूल गतिक के अंदर आता है। तो 112 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो वो जो है विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ जो है सिद्धांतों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो चर्चा विधि। आप लोगों को पता होगा कि चर्चा विधि जो है वो सबसे अच्छी विधि है शिक्षण की। 115, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है वो छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। वहीं पे 116 देखेंगे, पाठ्य पुस्तक मदद करती है ए बी दोनों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा छात्रों के मार्गदर्शन और शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में। ऑप्शन नंबर 117 देखेंगे कि भारत में सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में है, वो भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय है। क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षक प्रभावशाली की प्रकृति है, यानी शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति क्या है? तो वैज्ञानिक प्रकृति जो है वो शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे कि शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया, क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 120, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में, तो वो जो है वो सहायता करते हैं बच्चों को, तो सहायक इसका सही उत्तर होगा। 121 देखेंगे, एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है? तो एक अच्छे मूल्यांकन में जो है वो होता है आपका वैधता, जो कि वैलिडिटी है यहाँ पर दिया गया। 122 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो वाद विवाद मूल्यांकन का प्रकार जो है नहीं है। मूल्यांकन किससे संबंधित है? तो मूल्यांकन विषय से, अधिगम प्रक्रिया और उद्देश्य तीनों से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही भी बात करते हैं अगले सवाल 124 की। 124, तो कौन सा कथन जो है पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा यह शिक्षकों को वृत्तिक विकास से संबंधित है, जो कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125, पाठ्यक्रम भाग है। पाठ्यक्रम किसका भाग है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या का भाग है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब बी है। मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे अगला सवाल 127 नंबर सवाल, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी का, तो यहाँ पर केवल वाला ऑप्शन ऐसे भी कट जाता है और उपरोक्त सभी नहीं, जीवित प्राणी होना चाहिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से कौन शिक्षक अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो जातिगत अनुभव यहाँ पर सही जवाब दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, आयामी शिक्षण सामग्री क्या है? तो इनमें जो जितना भी दिया गया वो सभी जो है वो आयामी शिक्षण सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, 130 में है हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ क्या होता है? तो हैंड्स ऑन सीखना का मतलब है कि हैंड यानी हाथ, तो हाथ से करके सीखना, तो यहाँ पर करके सीखना आपका सही जवाब दिया गया है। अदर स्किल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 132 में निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है। अब इसमें कितना आंसर सही है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आंसर यहाँ पर दिया गया वो आप लोग भी देख सकते हो और हमने पीडीएफ भी दे दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। तो पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। पीई रेशियो देख के ही किसी भी कंपनी का अनुमान लगाते हैं कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो ये जो है कमाई की कीमत यहाँ पर देखा जाता है, प्राइस टू अर्निंग। वही पे बात करते हैं 134 की। तो चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो बिहार और बंगाल में ये जो था वो यहाँ पर चौकीदार विरोधी अभियान लोकप्रिय था। वहीं पे 135 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब होगा दल बदल विरोधी कानून, जो कि 100% ये सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 136 दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मिलान करना है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करना है। अब यहाँ पर एक ABCD दिया गया है।
तो यहाँ पे बगल में ही आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरा, केसर, मिर्च और लौंग दिया गया है। अब ये छोटा परंतु खुशबूदार पीले रंग का दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति, तो ये सब अगर आपको मिलाना है तो यहाँ पर आप लोग आंसर देखेंगे। एक का चौथा है, यानी कि जीरा जो है वो छोटा परंतु खुशबूदार होता है। वहीं पे बात करते हैं केसर की, तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, जो कि पीले रंग का होता है। और सी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो मिर्च जो है वो आप सभी को पता होना चाहिए, दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। और उसके बाद अगर हम डी की बात करते हैं तो डी का जो है लौंग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डी का आंसर है पहला। लौंग जो है कील की तरह दिखता है, ये 100% सही जवाब दिया गया है। 137 की बात करें तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उड़ीसा जो है वो बंगाल की खाड़ी के साइड में पड़ता है, सही जवाब यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर आपका जो है कथन ए और डी सही है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख लेंगे और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग सवाल देख सकते हो। वहीं पे बात करते हैं 139 की, तो 24 जी प्रति ml घनत्व का और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका सही जवाब दिया गया है 144 ग्राम दिया गया है। 140 की बात करें तो कांसा जो है एक मिश्र धातु है जिनमें से निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कांसा जो है टीन और कॉपर का मिश्र धातु है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी कुछ सवाल यहाँ पर मैथ के दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा जो है 3650 का एक गुणनखंड नहीं है, तो आप लोग इसको सोल्व करेंगे, आंसर 9 आना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है, तो 100 लाख का मतलब 1 करोड़ होता है, ये सही दिया गया है। और ये सवाल यहाँ पर मैथ का दिया गया है, इसको सोल्व करके अगले वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये सारा बहुत इजी सवाल दिया गया था, बेसिक से सवाल थे मैथ के, जो कि शायद आप लोगों ने यहाँ पर बनाया होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ पर ये जो सबसे कम मिलता जुलता है उसको चुनना था, और ये जो था वो आपका यहाँ पर अगला क्या होगा वो लिखना था, यानी कि सीरीज टेस्ट है। और ये रीजनिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, जिसको आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि सोल्व किया होगा। और ये आखिरी सवाल जो कि आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया, इसका जवाब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को क्या आया वो आप लोग बताएंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल्स में हम कवर करेंगे। तो ये था सोशियोलॉजी का सवाल बिहार स्टेट 2023 का। कितने सवाल आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और कौन से सवाल यहाँ पर गलत दिए गए थे आंसर वो भी बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत, थैंक यू।